आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एसी सर्किट का एलसीआर सर्किट लेंगे हम लोग। इसमें एल इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को हम लोग एक पैरेलल सर्किट में ऐड करेंगे और फिर उसका हम लोग रिएक्टेंस के हेल्प से उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और देखेंगे कि रेजोनेंस के केस में ये किस तरह से वर्क करता है या किस किस पे डिपेंड करता है, ये भी हम लोग जानेंगे। एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछता है वो एक्चुअली हुबहू इसी तरह से रहता है कि डिफाइन अ एलसीआर सर्किट या फिर बोल देगा कि राइट कि ऐसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, प्लीज डिस्कस बिलो। तो आप इस तरह का पहले एक फिगर बना लेंगे जिसमें एल सी आर जो है वो सीरीज में रहे प्रॉपरली। और आप जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो एल जो इस तरह से क्वाइलिंग करके होता है, कैपेसिटर सी दो प्लेट लगा होता है उसमें, और रेजिस्टेंस को आर भली भांति पहले परिचित हो गया आप। ये इस तरह से अप एंड डाउन करके ये जो होता है। तो ये मैंने एक ऐसी सोर्स लिया है, मान लीजिए इसका ईएमएफ जो है वो ई है और हम लोग इस पर करंट, इस एसी सोर्स की वजह से ये करंट डेवलप हो रहा है आई, और आई फिर यहाँ से वापस जाके फिर इधर से आई ही वापस आ जाता है। अब यही चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि कंसिडर एन एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, मतलब एक इंडक्टर कंटेन करके रखा है, इसका इंडक्टेंस क्या है, एल है। और कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, और एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या है, सी। एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, और एक रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। और किस तरह से तीनों कनेक्टेड है, इन सीरीज में। और मान लीजिए कि हमने जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड किया है, ऐसी वोल्टेज बोल सकते हैं, ये ईएमएफ जो है हमारा वो V = V नोट साइन ओमेगा टी विच इज अप्लाइड वोल्टेज, हमने लिखा है यहाँ पर। ये अप्लाइड वोल्टेज हो, यहाँ पर V नोट जो है वो पीक वोल्टेज है। पीक वोल्टेज कहने मतलब सबसे ज़्यादा वोल्टेज यही भी होगा। ये साइन के साथ साथ मतलब एसी सोर्स है तो ये चेंज करेगा अपने वेव के फॉर्म में जब ट्रेवल करेगा उस समय। तो अब आपको वोल्टेज मालूम चल गया, तो वोल्टेज वजह से करंट यहाँ पर सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब उसके चलते जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एक्रॉस आर, एक्रॉस एल, एक्रॉस सी, हम लोग चारों को तीनों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक टोटल वोल्टेज जो होगा वो हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस आर जो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आर के एक्रॉस कितना होगा, तो करंट तो आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आर मल्टीप्लाई कर देंगे V = IR। तो आप जानते हैं कि ओम्स लॉ से V = IR होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V कितना होगा एक्रोस आर, तो IR। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस एल कितना होगा, तो आई तो करंट जा रहा है और इसका इंडक्टेंस कितना होता है, तो आप बोल देंगे XL होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब इसका वैल्यू को जानते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगा आपका आई और XL होगा आपका J ओमेगा और ये L। और ये C का होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द कैपेसिटेंस C इज I × XC, और जहाँ पर ये XC है वो -J/ωC होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं डाल भी दूंगा ये कैसे आता है, XL, XC और R के लिए वो फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब सारे मैं डिस्कस करूँगा। नहीं भी बोले तो भी हम डाल ही दूंगा। तो अब ये सारे जो है मेरे R के क्रॉस, L के क्रॉस और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। यहाँ पर जो I है वो है मेरा इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपकी वेयर I इज इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और जो मेरा XL है वो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस अक्रॉस रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और ये XC ये भी रिएक्टेंस ही है ऑफ कैपेसिटर। अब क्या करेंगे कि ये जो सारे आए हैं मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, सारा को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया उसके इक्वल टू। चलिए वो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं। इसमें होगा कि आप निकालें कि देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, आप इसको V से हम डिनोट कर रहे हैं, V = हो जाएगा आपका VR, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R प्लस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस L प्लस पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस C। अब सबका बारी बारी से आप वैल्यू पुट करेंगे तो VR का हो जाएगा IR प्लस VL का हो जाएगा आपका I × J/ωL प्लस VC का हो जाएगा आपका I × -J/ωC।
ये आई आई हर जगह से कॉमन लेंगे आप, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आई, यहाँ से होगा आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस प्लस माइनस जे बाई ओमेगा सी, और ये आई यहाँ पर कॉमन आ गया। अब आई को आप नीचे ले आएंगे, ये आई को नीचे, तो हो जाएगा भी बाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आर प्लस जे, अगर जे कॉमन ले लें यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपका हो जाएगा ओमेगा एल माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 बाई ओमेगा सी, ये आएगा आपको। जो भी बाई आई होता है, तो भी बाई आई आप ओम्स लॉ से जानते होंगे, यहाँ पर मैंने छोटा सा कर रहा हूँ, V इक्वल टू आई आर होता है। तो अब भी बाई आई अगर निकालेंगे तो आर होगा रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ना हो करके इसी को इम्पीडेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है सर्किट में। आप देखेंगे कि एल भी मौजूद है, कैपेसिटर सी भी मौजूद है, तो ये सब सारे मिलकर ही करंट को थोड़ा सा अपोज करेंगे। तो अब रेजिस्टेंस हो रहा नहीं अकेले, तो इसलिए इस सर्किट को रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं बोलेंगे, इस सर्किट में क्या बोलेंगे, तो वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इम्पीडेंस। और पूरा जो आर है मेरा, वो आर नहीं, आर ओमेगा एल और ये 1 बाई ओमेगा सी, ये सब सारे तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, इम्पीडेंस। तो हमको ये भी टर्म क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। तो इम्पीडेंस को जो डिनोट करते हैं हम लोग, वो बेसिकली जेड से करते हैं इसको। तो जेड क्या लिखेंगे, जेड, अभी हम आपको नीचे लिख देंगे कि वो जेड है क्या चीज़। तो ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, जैसे कि तैसे रहा, वेयर आपको लिखना पड़ेगा, वेयर जेड जो है वो क्या मेरा V बाई आई विच इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आप जेड को अगर कैलकुलेट करना चाहे तो आपको हम पहले ही बता चुके होंगे कि हमको एक्चुअली याद नहीं कि हमें यूट्यूब पे बताएं कि नहीं, मैंने क्लास में बताया है वो, कि ये जो जेड अगर का आप मोड निकालेंगे जेड का, तो ये आपका इस तरह से होगा कि आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 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 ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का भी स्क्वायर, ये अंडर रूट आ जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे ये आया कैसे, ये आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल बाई 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट कैसे आ गया। तो बेसिकली ये जेड का मैग्नीट्यूड है, ये तो मेरा जेड आया, और ये जेड का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब जे को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जे आपको मालूम होगा, जे क्या बताता है कि जे वोल्टेज से जे जो बता रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है। अगर हम सिर्फ जे लिखे तो आप समझ जाएं कि वो 90 डिग्री से आगे चल रहा है करंट वोल्टेज से, वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है। अगर हम जे से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अगर माइनस जे से मल्टीप्लाई किए हैं तो आप समझ आए कि करंट पीछे हो गया और वोल्टेज आगे हो गया, कितना से, तो 90 डिग्री। ये जो जे होता है वो 90 डिग्री को ही बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर जे माइनस में होगा 90 डिग्री पीछे होगा करंट वोल्टेज से, और जहाँ जे सिर्फ जे होगा यानी प्लस जे होगा, वहाँ पर 90 डिग्री आगे होगा करंट वोल्टेज से। हम इस तरह का सर्किट एक फेज लिए हैं, मतलब एक ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि आर जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ है और वाई एक्सिस की तरफ मेरा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी है। बेसिकली ओमेगा एल जो होता है वाई एक्सिस तरफ होता है, और ओमेगा सी मतलब 90 डिग्री पीछे होता है, तो ये इस तरह नीचे होता है 1 बाई ओमेगा सी। लेकिन हम यहाँ पर इस जगह इसलिए लिए हैं क्योंकि ये फेज डिफरेंस जो वो आगे बढ़ चुका है वोल्टेज से, तो ओमेगा सी जनरली वो कम होगा और ये ओमेगा एल ज़्यादा होगा, तो माइनस करेंगे तो भी मेरा क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो यहाँ नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके चलते हमको ऊपर लेना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल का केस है तो प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है। तो ये जो यहाँ आप इस जगह से इस पॉइंट पे आते हैं तो वो आर है, लेकिन फिर आप यहाँ से 90 डिग्री ऊपर मुड़ जाते हैं तो ये फिर आपका हो जाएगा ओमेगा एल बाई 1 माइनस ओमेगा सी। ये तो मैंने ये टर्म और ये यहाँ इक्वल हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो फेज है यहाँ, तो आपको मालूम है कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस वाले लाइन की तरफ, तो हो जाएगा आपका, अगर हम इसको माने हैं जेड, अगर ये मान लीजिए जेड है तो ये होगा मेरा जेड इस वाली तरफ जेड कोस फाई, और ये कंपोनेंट जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो होगा जेड साइन फाई। तो जेड कोस फाई और साइन फाई में ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड जो है आपका जेड कोस फाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जेड साइन फाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी को।
तो अब दोनों को डिवाइड करिएगा साइन बाई कोस। अगर हम करते हैं जे साइन फाई को डिवाइड कर रहे हैं जेड कोस फाई को, तो अब आपको मिलेगा, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो साइन फाई है मेरा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, और यहाँ पर जो हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा r, तो ये अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, और ये साइन बाई कोस होता है 10 फाई, यहाँ हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c पूरे में बाई r। अगर हम सिर्फ एंगल निकाल पूछिए कितना का फेज है वहाँ पर, तो ये आपका आएगा फाई इक्वल टू 10 इनवर्स, आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा था, 10 फाई, ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c बाई आर। तो इसका ये फेज हो गया कि हम जे लगाएंगे तो 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री अगर नहीं लेना है हमको, मान लीजिए 30 डिग्री 40 डिग्री 70 डिग्री 45 75 कुछ भी लेना है आपको, तो क्या रखेंगे हम लोग, तो इस फाई की जगह पे जो भी आपको वैल्यू रखना है वो रखिए, उसके बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जे ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो सीधा वो 90 डिग्री का निकाल लेगा, लेकिन हमको 90 ये तो ये इस तरह, अभी यहाँ तो जाएगा तभी तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये यहीं पर है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस पॉइंट पे निकालना चाहे जो मर्जी आपको आए उस पॉइंट पे निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो वही ये फेज मैंने लिया है। हम लोग आगे करेंगे कि अब जो वोल्टेज है वो फेज डायग्राम में था, तो करंट जो होगा वो फेज डायग्राम में कैसा होगा। अब हम लोग करंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो वी हैव जो मेरे पास पहले से है वो है मेरे पास करंट, यानी करंट बोल सकते हैं, इम्पीडेंस बोल सकते हैं कि जेड इक्वल टू क्या है मेरा वी बाई आई है। अभी का मालूम आपको होगा, वी इक्वल टू था मेरा वी नोड साइन ओमेगा टी, ये आपको स्टार्टिंग में बताया होगा। तो अभी की जगह यहाँ पर रखेंगे तो आप जो वैल्यू आएगा वो आएगा। उससे पहले हम एक टर्म करेंगे कि ये जो भी है वो वी नोड, और इस वाले साइन ओमेगा टी को हम ई टू दी पावर ओमेगा टी में लिख लेते हैं, और यहाँ ये जे से चेंज होता है 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ जे दे दिया। तो आप इसी टर्म को मैंने इस फेजर फॉर्म में लिखा है, तो अब इस वाले वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे हम तो आपको मिलेगा, सॉरी इसके पहले हमको करंट चाहिए, तो करंट यहाँ से कैसे आएगा, तो आई इज इक्वल टू होगा वी बाई जेड, तो हो जाएगा आई इक्वल टू वी की जगह आप रखेंगे यहाँ पर वी नोट ई टू द पावर जे ओमेगा टी बाई जेड की जगह पर रखेंगे जो हम लोग को जेड आया था आपका। तो जेड जो है वो बेसिकली ये आपका क्या आया था, जेड इम्पीडेंस, और ये तो क्या कह सकते हैं, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ हमको एक फेजर फॉर्म में डिनोट करना पड़ेगा, तो वो फाई, क्योंकि जेड जो वो फाई पे डिपेंड कर रहा था। आपको मैं दिखा दूँ पिछले वाला जो आपको दिखा था, ये जो फाइव पे जेड डिपेंड कर रहा था, मतलब ये जो जेड है, जेड जो है यहाँ जेड ये फाइव पे कैसे घट रहा है बढ़ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर जेड और फाइव को मल्टीप्लाई किया, तब ये प्रॉपर एक वेक्टर क्वांटिटी ना देकर कि मतलब एक प्रॉपर इम्पीडेंस को डिनोट कर रहा होता है। तो अब आप अगर आप ई टू दी पावर फाइव को ऊपर ले जाएँ तो आपको जो मिलेगा वो होगा आई इज इक्वल टू वी नोट बाई, अगर जेड मोड यहीं पर रहने दें, और आपका ई टू जे ओमेगा टी, अगर जे कॉमन ले लें और नीचे तो हो जाएगा फाइव, ये ऊपर गया जे फाइव माइनस में चला जाएगा, जे हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जे ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फेजर फॉर्म है करंट का। लेकिन ये वी नोट बाई जेड ये क्या दे रहा होता है, तो वी इक्वल टू जब वी नोट था तो मेरा पीक वोल्टेज दे रहा था, उसी तरह आई, और ये पूरा वी बाई जेड क्या होता है, मतलब वी बाई आर क्या होता है, ये आई होता है, तो ये मेरा करंट ही दे रहा होगा। आई इक्वल टू होगा यहाँ पर आई नोट ये ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये टर्म जो हुआ ये मेरा करंट का हुआ, ये करंट इन फेजर फॉर्म, इसको लिख सकते हैं करंट इन फेजर फॉर्म, फेजर फॉर्म। और उसके बाद आप देखें कि आई नोट जो है वेयर आपका आई नोट जो आया है वो आपका आया है वी नोट बाई जेड का बार। ये आप यहाँ देखें आई नोट की जगह मैंने ये पुट किया, तो ये आई नोट की जगह ये हो जाएगा। तो ये आपका एक कि यहाँ तक तो आपका जो आई नोट सॉरी आई का जो है मतलब करंट का फेज के फॉर्म में क्या वैल्यू होगा वो मैंने लिखा। आप देखेंगे कि पहले अगर आपका जो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी है जो पिछले टर्म आपको देखा था, यहाँ पर आपको बता दूँ अगर ये टर्म जीरो हो जाए, मतलब ओमेगा एल और ओमेगा सी कहने मतलब जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब ये पूरा जीरो हो जाएगा उस समय जेड जो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। तो उस समय सर्किट को बोलेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो आइए हम उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो अगर इफ स्पेशल केस ये होता है, बता दूँ आपको स्पेशल केस होता है ये कि व्हेन, ये रेजोनेंस का केस इसको बोलते हैं हम लोग, व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी देन इट इज ए केस ऑफ रेजोनेंस।
then it is the case of, then it is in resonance। ये रेजोनेंस की स्थिति में आ जाता है। तब हम लोग आएंगे उस जेड पे जब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आपको जो जेड का वैल्यू है, मैंने तो पिछले जो ड्राइव किया उससे देख लूँगा, आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे आप लोग। तो ये जो मेरा होगा उसमें थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये अगर इस जगह पे ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, तो ये जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा हमारा? प्योरली रेसिस्टिव। अगर इस जगह भी बात करें हम लोग कि टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, तो टेन फाई जो है वो अगर इस वाले पे जीरो हो गया तो जीरो बाय आर होगा। इसका मतलब क्या होगा? टेन इक्वल टू जीरो, और टेन इक्वल टू जीरो मतलब फाई इक्वल टू जीरो। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एट क्या हो जाएगा आपका, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, तब हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो जाएगा एंगल जो फाई है वो मेरा जीरो है। फाई जीरो कहने का मतलब है कि आपका जो ये जो जेड को डिनोट कर रहा है, ये पूरा ये जेड ही है, जेड ये पूरा इस पर लाई हो जाएगा। ये सारा टर्म सिर्फ एक आर वाला हो जाएगा, सिर्फ आर, मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ आर रहेगा, बस एक आर ऐसे रहेगा। क्योंकि इसमें सारा ओमेगा एल और ओमेगा सी सारा मर्ज हो गया है। यहाँ ओमेगा एल भी है माइनस ओमेगा सी भी होगा, सॉरी 1 बाई ओमेगा सी, इसी में सब मर्ज हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस का केस है, क्योंकि जब ओमेगा एल ओमेगा सी का वैल्यू ही नहीं है, मतलब आपस में ख़त्म हो चुका है वो, तो रजिस्टर पूरा जो सर्किट है ये एलसीआर सर्किट सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। तो अब जो इसमें होगा करंट उसमें मैक्सिमम होगा। तो कहा जाता है कि जब रेजोनेंस का केस आता है उसमें करंट मैक्सिमम क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस उस समय नहीं होते, वो दोनों इक्वल होकर आपस के जो भी वैल्यू वो ख़त्म कर चुके होते हैं, मतलब जीरो कर चुके होते हैं। तो उस वाले केस को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जो ओमेगा एल और ओमेगा सी होता है तो फिर क्या होता है। तो आप आगे थोड़ा सा आएंगे तो उसके लिए हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो जेड का जो मोड हमने निकाला था वो था शायद आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, ये था। और अगर ये जीरो हो गया पूरा, सॉरी यहाँ स्क्वायर भी था, तो अगर ये पूरा जीरो हो गया जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है वो, तो जेड इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आर का स्क्वायर और ये मोड, क्योंकि ये तो जीरो हो गया प्लस, तो इसके पास जेड होगा तो सिर्फ आर बचेगा। तो जेड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। तो इस समय कहेंगे इन दिस केस circuit is purely resistive, then the current is maximum, यानी then the current is maximum which is depend on R, R only। ये वाला केस आपको बन करके आएगा। तो उस वाले केस में क्या होगा कि अब जो फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमम होगा और करंट भी मेरा क्या होगा? मैक्सिमम। इस ग्राफ वही बताता है कि फ्रीक्वेंसी और करंट का ये ग्राफ बता रहा होता है। तो इन दिस पार्टिकुलर केस कहने का मतलब है जब ओमेगा एल इक्वल टू क्या हो जाता है? ओमेगा सी। तो ध्यान रखेंगे आप, जब इस वाले केस में होता है तब इन दिस पार्टिकुलर केस द सर्किट इज सेड टू बी सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि एट अ रेजोनेंस के केस में, एट अ रेजोनेंस जो ओमेगा होता है, मान लेते हैं हम लोग कि ओमेगा नोड, ये ओमेगा नोड स्पेशल को बताता है कि स्पेशल क्या है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस समय, मतलब रेजोनेंस का केस है। तो आपका जो ओमेगा नोड एल और 1 बाई ओमेगा नोड सी आप इस तरह लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। अब दोनों में क्या लगा दिया? नोड, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोड होता है। अब क्या करें? ओमेगा नोड को इधर ले जाएं तो हो जाएगा ओमेगा नोड का स्क्वायर, 1 बाई एल को इधर नीचे आए तो हो जाएगा एल और सी। यहाँ पर सिर्फ आपको अगर ओमेगा नोड निकालने को कहा जाए तो ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एल सी और ये स्क्वायर रूट बन गया। अब ओमेगा का वैल्यू आपको मालूम है कि ओमेगा नोड का होता है 2 पाई एफ, और ये अगर नोड है तो यहाँ एफ नोड हो गया, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। 2 पाई वही पूरा एंगुलर मतलब सॉलिड एंगल का जो होता है वो। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके जगह पर हम 2 पाई एफ नोट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई एफ नोट इक्वल टू 1 बाई एल सी, और ये आपका वैल्यू 2 पाई को इधर ले जाएं तो आपको 1 बाई 2 पाई आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 उधर एल और सी। तो इस वाले केस को आप बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी केस।
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द expression for resonance frequency. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपको इस बारे में एक बात और कह दूं कि एक्सेप्टर सर्किट भी हम एलसीआर सीरीज को सर्किट को कहीं कहते हैं, एलसीआर सर्किट को ही कहते हैं, क्योंकि ये होता क्या है कि इस समय जो द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होता है वो बहुत मिनिमम होता है एट रेजोनेंस केस में जो इम्पीडेंस होता है बहुत कम होता है। इसके चलते जितने भी करंट है इसका फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से मैच करता है उसको सारा ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसके चलते इस सर्किट को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है।